हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज की वीडियो में हम क्लास 10th के जो विज्ञान है, चैप्टर नंबर 3 धातु एवं अधातु को एकदम मक्खन की तरह आपको मैं समझा दूंगा। एनिमेशन वीडियो के साथ, आसान परिभाषा के साथ और उदाहरण के साथ आप एक बार में सीख जाओगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों, चैप्टर का नाम क्या है? धातु एवं अधातु। पहले इसको ही जानेंगे और हर चीज़ को डिटेल में समझेंगे। ठीक, तो सबसे पहले बात करते हैं धातु। ठीक है, धातु को अंग्रेजी में मेटल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? मेटल। धातु को अंग्रेजी में मेटल कहा जाता है, जैसे कि सोना, चांदी, लोहा, पीतल, तांबा, ये सब क्या है? धातु हैं। तो धातु क्या होते हैं? ऐसा तत्व ऐसा तत्व जिसमें चमक होती है, आघातवर्धक गुण होता है। आघातवर्धक का मतलब क्या होता है? अगर आप उस पर आघात करोगे, चोट मारोगे, तो वो टूटेगा नहीं। भले ही वो चपटी हो जाएगी लेकिन टूटेगी नहीं। ठीक है, जैसे लोहा ले लो, आप थोड़ा सा बड़ा लोहा ले लो, चांदी ले लो, सोना ले लो, अगर आप उस पर हथौड़ा मारोगे ना तो टूटता नहीं है। भले ही वो चपटी हो जाएगी लेकिन टूटेगी नहीं, भंगुर नहीं होती है। तो उसे हम आघातवर्धक गुण कहते हैं। ठीक है, जिसकी तनन क्षमता अधिक होती है। तनन का मतलब जिसे हम गला सकते हैं, पिघला सकते हैं। ठीक है, पिघलाने से तार बना सकते हो उससे। ठीक है, आपने देखा होगा तांबे की तार होती है, एल्यूमिनियम की तार होती है। ठीक है ना, तो इनकी तार बन रहे हैं। आप प्लास्टिक के तार नहीं बना पाओगे। ठीक है, आप मिट्टी के तार नहीं बना पाओगे क्योंकि ये अधातु हैं। तो जो धातु होता है उनमें ये गुण होता है। ऐसा तत्व जिसमें चमक होती है। कोई भी धातु होगी, सोना है, चांदी है, पीतल है, तांबा है, लोहा है, उसकी अपनी एक चमक होती है। आघात वर्धक होता है वो। उस पर अगर हम आघात करें तो वो टूटती नहीं है, भले ही वो चपटी हो जाएगी। जिसकी तनन क्षमता अधिक होती है। तनन का मतलब जिसे हम गला सकते हैं। ठीक है, जो ऊष्मा एवं विद्युत की सुचालक होती है। अगर हम विद्युत उस पर दें, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी दें, तो हमें करंट लगेगा, झटका लगेगा, है ना। लोहे में करंट आता है, तांबे में करंट आता है, सोने में करंट आता है ना। तथा ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। जितने भी आपके लगभग 99.99% जो धातुएं होती हैं वो ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। उनकी अवस्था हमेशा क्या होगी? ठोस होगी, सॉलिड होगी। उनको हम क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। ये धातु कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पर सोडियम, पोटेशियम, लोहा, तांबा, सोना, चांदी, ये सब हमारे क्या है? ये सब हमारे धातु हैं, मेटल्स हैं। ठीक है, ये कुछ मेटल्स के मैंने यहाँ पर चित्र में भी चिपका रखा है। एल्यूमिनियम, स्टील, आयरन, कॉपर, ब्रांस, ब्रॉन्ज, है ना। ये सब क्या है बच्चों? मेटल्स हैं, धातु हैं। अब एक परिभाषा और भी है जो कि आपकी एनसीईआरटी किताब में नहीं लिखी हुई है, लेकिन आपको अपने दिमाग में रखना है। दिमाग में क्या रखना है, मैं आपको लिख के बताता हूँ। यदि यदि धातु का यदि धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाए, तो संयोजक कक्ष में, बाहरी कक्ष में, संयोजक कक्ष में 1 से 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 1 से 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये भी एक इसकी पहचान है। ठीक है, अगर तुम्हें इन सब, ये जो भी मैंने यहाँ पे परिभाषा में लिखा है ये भौतिक गुण है। ये जो अंतर मैं लिखवा रहा हूँ, परिभाषा सूत्र लिखवा रहा हूँ, ये रासायनिक गुणों के आधार पर है। किसके गुणों के आधार पर है? रासायनिक। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे सोडियम हमारा क्या बच्चों? धातु है, जानते हो सोडियम धातु है। सोडियम मैं करके दिखाता हूँ। सोडियम सोडियम को हम दर्शाते हैं एन से, Na से, इसका प्रतीक होता है, और इसका परमाणु क्रमांक 11 होता है। ये भली भांति जानते हो। अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करूं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना आपको आता है ना? नहीं आता तो मुझे बता दीजिएगा, मैं अलग वीडियो बना के समझा दूंगा।
तो जब हम किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो पहले कक्ष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2। पहले कक्ष में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। दूसरे कक्ष में कितने आते हैं ज़्यादा से ज़्यादा? 8। 2 और 8 10, टोटल है किसके पास इतना? 11। तो आखिर में क्या बचा? 1। तो मैंने क्या बोला, अगर कोई धातु है और उसका अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करो तो उसके संयोजक कक्ष में यानी कि बाहरी कक्ष में या तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा, 2 इलेक्ट्रॉन होगा या फिर 3 इलेक्ट्रॉन होगा। अब आप देखो, सोडियम का मैंने आपको उदाहरण दिया था। सोडियम एक धातु है, भली बात हम जानते हैं। जब मैंने इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया तो इसके बाहरी कक्ष में कितने आ गए? 1। तो किसी भी तत्व के बाहरी कक्ष में अगर 1 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है या फिर 3 इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या होते हैं? धातु होते हैं। बात इसको दिमाग में रखना, किसी भी तत्व का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें बाहरी कक्ष में, संयोजक कक्ष में अगर 1 इलेक्ट्रॉन हो, 2 इलेक्ट्रॉन हो या फिर 3 इलेक्ट्रॉन हो, वो क्या होगा मेरे भाई? वो होगा धातु। अब आपके मन में आ रहा होगा भैया 1 2 3 तो चलो सही है, अगर 4 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, 7 आ जाए, 8 आ जाए, फिर क्या होगा? फिर अधातु होगा। फिर क्या होगा? अधातु होगा, धातु नहीं होगा वो। धातु नहीं होगा तो क्या होगा? अधातु होगा। या हो सकता है उपधातु भी हो जाए, क्योंकि धातु होता है, उपधातु होता है, वो अधातु होता है, उपधातु भी होता है। उसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो बाहरी कक्ष में अगर 1 से 3 इलेक्ट्रॉन तक आते हैं तो फिर वो धातु है। 3 से ज्यादा आ रहा है, 4 5 6 7 8, तो फिर वो क्या होगा? उपधातु, धातु नहीं होगा। क्लियर बच्चों? यहाँ तक किसी को कोई डाउट, कोई परेशानी नहीं होगी, है ना? तो यहाँ तक तो सबको क्लियर आ गया होगा। चलिए, ये हो गया धातु। बच्चों, आप इसके नोट्स की टेंशन मत लीजिए। जिन्होंने भी लक्ष्य बैच ज्वाइन किया है उसको ये इसके तगड़े नोट्स, पूरा चैप्टर विद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको जो नोट्स वाला सेक्शन है वहाँ मिल रहा होगा। बिहार बोर्ड के लिए भी और बाकी यूपी बोर्ड्स वगैरह के लिए भी। नई एनसीईआरटी का भी मिलेगा, पुरानी एनसीईआरटी का भी मिलेगा। तो नोट्स आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। कई बच्चे लिखने में लग गए होंगे ना, मत लिखो, बस यहाँ चुपचाप बैठे रहो। पेन पेपर भी नहीं चलाना है, बस समझना है। जो पढ़ा रहा हूँ कान खोल के सुनो, आँख खोल के देखो। ठीक है, तो यहाँ तक तो बड़े आसानी के साथ आ गया होगा कि धातु क्या होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे अधातु। अधातु को नॉन मेटल्स कहते हैं। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? नॉन मेटल्स। ये क्या होते हैं? ठीक उसका उल्टा होता है। जो धातु नहीं है, जिसमें धातु के गुण नहीं पाए जाते हैं, वो अधातु है। सीधी सी बात है। अगर कोई भी धातु का गुण नहीं पाया जा रहा है तो वो क्या होगा? अधातु होगा। सिंपल सी बात है। वह तत्व जिसमें धात्विक गुण नहीं पाए जाते, जिसमें धातु का कोई भी गुण नहीं पाया जाता है, तो वो क्या होगा? अधातु कहलाता है, अधातु होगा। ठीक है, उदाहरण के तौर पर ऑक्सीजन, सल्फर, क्लोरीन, ये सब हमारे क्या हैं? अधातु हैं। अब मैंने आपको उदाहरण दिया था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर। ऑक्सीजन क्या है? हमारा एक अधातु है। देखिए, इसको हम देखते हैं। ऑक्सीजन हमारा अधातु है। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 8 होता है। अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करूंगा, पहले कक्ष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2। दूसरे में अधिकतम कितने आते हैं? 8। 2 आ चुका है, 8 में से 2 घटा दोगे तो दूसरे में अधिकतम कितना बचा? 6। बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। मैंने बोला था अगर 1 2 3 नहीं आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, 6 आ रहा है, 7 आ रहा है, 8 आ रहा है, तो क्या होगा? अधातु होगा। इसके बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। संयोजक कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि ये एक अधातु है। ठीक है, अगर हम क्लोरीन का देखें, यहाँ पर क्या लिखा है मैंने? क्लोरीन। क्लोरीन का भी देख लो। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 17। अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करूंगा, पहले कक्ष में 2, दूसरे में आते हैं अधिकतम 8। 2 और 8 10 हो गए, टोटल 17 है। 10 घटा देंगे 17 में से तो क्या बचा? 7। बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 है? नहीं है, उससे ज्यादा ही है, 7 है। तो ये क्या है? अधातु है। क्लियर? कोई डाउट, कोई परेशानी नहीं होगी। मैं बता रहा हूँ ना, आपको एक एक बार में समझाने की गारंटी मेरी है। बस आप आराम से देखते जाइए।
ठीक है, कहीं पे ना समझ में कमेंट कीजिए, मैं उसको रिपीट करके समझा दूंगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो जिन्होंने भी लक्ष्य बैच ज्वाइन नहीं किया है अपने दोस्त बंधु को बोल दो कि लक्ष्य बैच जरूर ज्वाइन कर ले, फटाक से ज्वाइन कर ले। ठीक है, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट, धातु और अधातु में अंतर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कभी कभी बोर्ड एग्जाम में आ जाता है धातु एवं अधातु में अंतर लिखिए। अगर ऐसा लिखा आ रहा है, लिखा नहीं है कि भौतिक गुणों के आधार पर या रासायनिक गुणों के आधार पर, सिर्फ अंतर लिखा हुआ आ रहा है तो अपने मन मर्जी से लिख दो, कोई भी किसी भी रूप में अंतर। लेकिन अगर लिखा हुआ आ जा रहा है भौतिक गुणों के आधार पर, तो भौतिक गुणों के आधार पर ही लिखना है। अगर लिखा जा रहा है रासायनिक गुणों के आधार पर, तो रासायनिक गुणों के आधार पर ही अंतर लिखना है। इस चीज का विशेष ध्यान रखना है। कई बच्चे बोलते हैं सर भौतिक गुण क्या होता है? भौतिक गुण जिसे हम अपनी खुली आंखों से देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, वो भौतिक गुण है। ठीक है, और जो भी प्रयोगशाला में होती है वो रासायनिक गुण होते हैं। ठीक, तो मैंने एक तरफ लिख दिया धातु, एक तरफ लिख दिया है अधातु। ठीक, और यहाँ पहला अंतर रखा है चमक। पहला अंतर हमने क्या रखा है? चमक। जो धातु होती है, धातुओं की समय चमकदार होती है, धातु की जो सतह होती है वो चमकदार होती है। कोई भी धातु है, तांबा ले लो, स्टील ले लो, टिन ले लो, चांदी ले लो, सोना ले लो, सबकी अपनी अपनी एक चमक होती है। सोना इतना महंगा क्यों है? उसके चमक के लिए। चांदी इतना महंगा क्यों है? उसके चमक के लिए। ठीक है ना, अगर सोने में उसकी चमक नहीं रहेगी, चांदी में उसकी चमक नहीं रहेगी, तुम उसको खरीदोगे? तुम उसके आभूषण बनाओगे? नहीं बनाओगे ना। ठीक है, इसीलिए वो महंगा है। तो धातु की सतह चमकदार होती है, जैसे सोना हो गया, चांदी हो गया, ये पहले आपके उदाहरण हो गए। अधातु क्या होता है? अधातु चमक, अधातु में कोई चमक नहीं होती है खास, है ना। अधातु की सतह चमकदार नहीं होती है, जैसे कार्बन हो गया, आयोडीन हो गया। मैंने आपको उदाहरण दे दिया, कार्बन, आयोडीन। इसकी सतह चमकदार होती है क्या? नहीं होती है। ठीक है, ये आयोडीन है, ये कार्बन है। ठीक है, चित्र भी ला लेके आया हूँ मैं समझाने के लिए, बढ़िया से बढ़िया, ताकि आप कनेक्ट कर पाओ, आराम से समझ पाओ। ठीक है यहाँ तक। तो पहला अंतर तो मैंने बता दिया चमक के आधार पर, तो और ये अंतर है भौतिक गुणों के आधार पर। दूसरे अंतर में आ जाओ, कठोरता। धातु होते हैं सॉलिड, सनी देओल, ये 2.5 किलो का आता है। जब इंसान में पड़ता है ना, इंसान उठता नहीं, उठ जाता है। ठीक है, तो जो धातु होता है वो सामान्यतः कठोर होते हैं। ठीक है, जैसे लोहा हो गया, तांबा हो गया, ये धातु हैं, सॉलिड है, कठोर है। ठीक है, लेकिन इसके अपवाद भी होते हैं। जब आप विज्ञान पढ़ रहे हो ना, इसमें थोड़े मोड़े अपवाद होते हैं। गणित में कोई अपवाद नहीं होता है। गणित में अगर किसी चीज पे कोई अपवाद आया तो वो पूरा परफेक्ट स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन इसमें अपवाद भी है। जो लिथियम है, ठीक है, जो लिथियम है, सोडियम है, ये मुलायम होते हैं, लेकिन ये धातु हैं, ये अपवाद हो गए। लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, ये मुलायम होते हैं, ऐसे दबाओगे ना तो दब जाएगा, लेकिन ये धातु हैं, तो ये अपवाद हुए। लेकिन उसको छोड़कर, इन दोनों को छोड़कर, बाकी अनगिनत जितने भी हैं वो सब के सब कठोर हैं। ठीक है, सॉलिड है। अगर हम बात करें अधातु के, तो अधातु कठोर नहीं होती हैं। जैसे कोयला हो गया, मेरे हाथ में रखी है, प्लास्टिक हो गई, अगर मैं इस पे हथौड़े से मारूंगा ये टूट के चूर चूर हो जाएगा, है ना। तो जो अधातु होती है वो कठोर नहीं होती है, उदाहरण के तौर पे कोयला, लेकिन इसमें भी अपवाद है। ठीक है, क्या है? हीरा सबसे कठोर है। हीरा एक अधातु है, लेकिन वो सबसे ज्यादा कठोर है। बड़े से बड़ा चांदी, हाँ बड़े से बड़ा चांदी बोल रहा हूँ, बड़े से बड़ा शीशा काटने के लिए, बड़े से बड़ा चीज काटने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? हीरे का उपयोग किया जाता है। हीरा बहुत महंगा है भाई, सोना से भी महंगा है, चांदी से भी महंगा है ना। हीरा बहुत महंगा है। तुम जब शादी करोगे, तुम्हारी गर्लफ्रेंड, तुम्हारी जो, जिसे भी तुम पसंद करते हो, तुमसे क्या डिमांड करेगी? मुझे हीरे की अंगूठी बना के दो। ऐसे घुटने में बैठ के तुम्हें प्रपोज करना मारेगा, है ना। और तुम उसको जब हीरे नहीं, अंगूठी नहीं दोगे, तो वो तुमसे मतलब उतनी खुश नहीं रहेगी। सॉरी बच्चों, लाइट चली गई थी, तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, फिर से सिस्टम को स्टार्ट किया मैंने। देखो बच्चों, क्या है, मैं क्या कह रहा था, अगर आपको हीरे की अंगूठी देनी है तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए पढ़ाई करना पड़ेगा, उसके लिए काबिल बनना पड़ेगा। काबिल कैसे बनोगे? जब आपकी अच्छी पढ़ाई होगी, अच्छा एजुकेशन होगा, आपका करियर अच्छा बनेगा, है ना। तो ये हो गया अगला उदाहरण हमने कठोरता के आधार पर दे दिया।
कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी, ये भी समझ में आ गया होगा। सारे जो अंतर मैं बता रहा हूँ वो भौतिक गुणों के आधार पर बता रहा हूँ। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आघात वर्धनीयता। आघात वर्धनीयता मतलब ऐसे आघात पहुंचाना, चोट पहुंचाना, हथौड़ा मारना। ठीक है, तो देखो धातु आघात वर्धी होते हैं। जैसे आपने देखा होगा, लोहार के पास जाते हो, वो ऐसे पीटता रहता है। लोहार का काम क्या है? पीटना। पहले उसको लोहे से उसको क्या करता है? गर्म करता है और पीट पीट के उसको आकार देता है, जिस भी आकार में चाहते हो, पतला, मोटा, किनारे से नुकीला, हर तरह कर सकते हो। और लोहार का काम क्या होता है? लोहे की वस्तु को आकार देना, पीट पीट कर। तो जो धातुएं होती हैं वो आघात वर्धी होती हैं। उन पे अगर आघात मारोगे तो वो चूर चूर नहीं होती है, चपटी भले हो जाएंगी, चूर चूर नहीं होगी। इसी गुण को हम क्या कहते हैं? आघात वर्ध कहते हैं। तो धातुएं आघात वर्ध होते हैं, अर्थात धातुओं को पीट कर पतली चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, जैसे कि लोहे की चादर। ठीक है, अगर आप लोहे की चादर पर ऐसे पीटोगे तो ये पतली चादर बन जाएगी। ठीक है, उसके बाद देखो अधातु आघात वर्ध नहीं होते हैं। ठीक है, तुम्हें जैसे एक मिट्टी है या प्लास्टिक है, कुछ भी चीज ले लो, ठीक है, और उस पर तुम लोहे का थोड़े से ऐसे वार करोगे, मारोगे, चोट मारोगे, तो वो चूर चूर हो जाएगी, टूट के बिखर जाएगी। जैसे यहाँ देखिए, ये मेरे पास कोयला है। ठीक है, ये क्या है? ये अधातु है। जैसे इस पे मैं लोहा मारूंगा, हथौड़ा मारूंगा, तो क्या होगा? आप देखो आपके सामने, जैसे मैं मारूंगा हथौड़ा तो ये चूर चूर होके फैल गई। तो ये क्या है? एक अधातु है। मैं जो भी चीज समझाऊंगा, जितने भी जो भी चैप्टर्स में पढ़ाऊंगा, वो एनिमेशन के साथ होंगे, सरल परिभाषा, सरल उदाहरण के साथ होंगे, ताकि आप देख के एक बार में समझ जाओ। तो ये अंतर भी हो गया। अब हम आते हैं तन्यता। तन्यता क्या होती है? जिसमें आप आराम से मस्त गरम करके, ठीक है, पिघला कर उसके तार बना पाओ, उसे हम तन्यता कहते हैं। ठीक है, तो धातु में आ जाते हैं। धातु तन्य होती हैं। धातुओं को पतली तार के रूप में बनाया जा सकता है। ठीक है, धातु से आप पतली पतली तारें बना सकते हो। ये आप देख रहे हैं, एल्यूमिनियम की तार है, ये तांबे की तार है। लेकिन अधातुओं को पतली तार के रूप में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। मिट्टी की तार बना दोगे तुम, पत्थर की तार बना दोगे तुम, नहीं बना पाओगे, क्योंकि ये अधातु है। ठीक है, तो ये अंतर भी मैंने आपको समझा दिया तन्यता के आधार पर। अब हम बात करेंगे विद्युत एवं ऊष्मा के चालकता के बारे में। ठीक है, इसके अंतर के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने इस तरफ लिखा है धातु, उस तरफ लिखा है धातु। सामान्यतः विद्युत व ऊष्मा के चालक होते हैं। देखो, ऊष्मा अलग चीज है, विद्युत अलग चीज है। कई बच्चे सोचते हैं विद्युत और ऊष्मा एक चीज है। जी नहीं, विद्युत अलग चीज है। ऊष्मा मतलब जैसे गर्म करना, है ना। आपने लोहा मतलब आपने लकड़ी जलाई और उसके ऊपर ताम अपना पतीला रख दिया, कोई बर्तन रख दिया, तो वो जल रहा है, वो ऊष्मा है। विद्युत क्या है? इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, बिजली। ठीक है, इसमें अंतर है भाई। तो कह रहे हैं सामान्यतः विद्युत और ऊष्मा के चालक होते हैं। चालक कैसे हुए? जैसे सपोज करो ये मेरा लोहे का वस्तु है, कोई भी एक चीज, ठीक है, लोहे की वस्तु है, तुमने यहाँ पकड़ रखा है, तुमने यहाँ पकड़ रखा है और तुम यहाँ जला रहे हो। लोहा का कोई भी रॉड है, तुम यहाँ जला रहे हो, तो यहाँ पहले गर्म होगी, धीरे धीरे गर्म होते 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 यहाँ पे भी तुमको गर्म लगने लगेगा। तो ऊष्मा तुमने यहाँ दिया, लेकिन गर्म होते होते तुम्हें यहाँ पे भी गर्म लगने लगेगा, तो ऊष्मा क्या हो रही है? चल रही है आगे। तो ऊष्मा की चालक होती है लोहा या धातु। ठीक है, विद्युत की भी चालक होती है। तुमने कोई भी एक लोहे की वस्तु है, तुमने ऐसे ही खाली पकड़ लिया, तुमने जैसे इसमें इलेक्ट्रिसिटी यहाँ दी, तुम्हें यहाँ पे झटका लगे, छोड़ दोगे ऐसे, है ना। तो इलेक्ट्रिसिटी के साथ कभी भी कोई मजाक मत करो, स्पेशली आज के ज़माने में ना बड़ा रिस्क है, बहुत ज़्यादा रिस्क है। क्योंकि मैं आप बताऊं, पिछले साल इसी के समय पे मैंने अपना एक भाई खो दिया था। घर की इलेक्ट्रिसिटी में मोटर चलाने गया, ऐसे स्विच ऑन किया, पकड़ लिया उसको, खत्म हो गया ऑन द स्पॉट। ठीक है, अभी कुछ दिन पहले, 2 महीने पहले, यंग 27-28 साल का एक लड़का मेरे घर पे इलेक्ट्रिसिटी फिट करके गया था। इलेक्ट्रिसिटी का ही काम करता है वो, और कुछ नहीं करता। इतना ट्रेंड होने के बावजूद किसी के घर में गया, ऐसे ही उसने स्विच सब कुछ सेटिंग वेटिंग करके उसने स्विच दबाया, उसको वहीं पकड़ लिया, ऑन द स्पॉट डेथ हो गई उसकी। तो भाई मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा बच्चों,
आप लोग आपके घर पे जो भी बिजली के सामान है उसका ध्यान रखें, बिजली के साथ कोई मजाक ना करें, खुद को सुरक्षित रखें, ठीक है। और घर पे अपने माता पिता को बोलिएगा कि पापा मम्मी घर की अर्थिंग करा लीजिए अच्छे से, ताकि शॉक अब्जॉर्प्शन रोका जा सके, क्योंकि बिजली क्या करती है, पकड़ के रख लेती है, और वो अर्थिंग कराओगे तो तुम्हें छोड़ देगी झटका मार के, तुम्हारे जीवन बच जाएगा, ठीक। अधातु में क्या होता है, विद्युत एवं ऊष्मा के कुचालक होते हैं। जैसे ये प्लास्टिक का है, मैं यहाँ पर जलाऊंगा तो यहीं जल जाएगा, यहीं पे ऊष्मा आएगी, यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है। और इस प्लास्टिक में इलेक्ट्रिसिटी में लगाऊंगा तो मुझे करंट नहीं लगेगा, है ना। तो जितने भी घर की देखोगे तार होती है, वायरिंग होती है, उसमें प्लास्टिक की कोटिंग होती है ना ऊपर से, क्यों, ताकि उसको पकड़े तो उस पर, क्योंकि वो क्या होता है, विद्युत के कुचालक होते हैं, विद्युत उसमें प्रवाहित नहीं हो सकती, इसीलिए वो प्लास्टिक की कोटिंग होती है। विद्युत एवं ऊष्मा के कुचालक होते हैं अधातु, ठीक है। तो ये भी मैंने आपको समझा दिया। घनत्व की अगर हम बात करें, घनत्व की अगर हम बात करें, सामान्यतः घनत्व और गलनांक अधिक होता है। क्या होता है, जो घनत्व होता है और उसका जो गलनांक होता है वो अधिक होता है। गलनांक का मतलब क्या होता है, अगर मुझे किसी धातु की वस्तु को गलाना है तो मुझे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर उसको करते रहना पड़ेगा, जला के आग देती रहनी पड़ेगी, उष्मा देती रहनी पड़ेगी, ठीक है। और अगर मुझे इस प्लास्टिक की चीज़ को जलाना है तो थोड़ी देर में ये अब गल जाएगा, लेकिन मुझे इसी चीज़ को जो कि लोहे का होगा, अगर मुझे उसको गलाना है तो बहुत देर तक मुझे गर्म करना पड़ेगा, तो गलनांक ज़्यादा होता है किसका, धातु का। और अधातु का जो गलनांक और घनत्व होता है वो बहुत कम होता है, ये अगला अंतर है, ठीक है। ध्वनिक, ध्वनि की जो आवाज़ होती है, आपने देखा होगा, आप स्कूल में जाते हो, स्कूल में जो घंटी बजती है वो किसकी होती है, एक किसी भी लोहे की चीज़ होगी या कोई भी चीज़ होगा, एक धातु का प्लेट होगा, और उस पर हम टन टन मारते हैं। आप चाहे वो प्लास्टिक से मारो या चाहे लोहे की चीज़ से मारो, तभी आवाज़ आती है। अब एक लकड़ी का लोगे और लकड़ी से ही उस पर मारोगे तो आवाज़ आएगी, नहीं आएगी। लेकिन जब वो लोहे की चादर होती है और उस पर हम प्लेट ऐसे मारते हैं तो पूरा स्कूल उसकी आवाज़ सुनता है, क्योंकि उसकी ध्वनि ज़्यादा है, ठीक है। तो धातु में क्या होता है, धातु ध्वनिक होता है। धातु कठोर सतह से टकराने पर आवाज उत्पन्न करती है, ठीक है। जैसे ये घंटी है, ठीक है, घंटी इस पे जैसे टकराएगी टन टन की आवाज करेगी, है ना। अधातु क्या होता है, अधातु कठोर सतह से टकराने पर आवाज उत्पन्न नहीं करते हैं, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ, एक लकड़ी ले लिया, सूखी लकड़ी है, अधातु है। एक प्लास्टिक का हथौड़ा ले लिया, उस पर तुम ऐसे मारोगे आवाज आएगी, नहीं आएगी, ठीक है ना। तुम जाओगे मारोगे ऐसे टन टन, किसी को पता ही नहीं लगेगा कि तुमने क्या किया, है कि नहीं। तो धातु में ध्वनिक गुण होता है, अधातु में ध्वनिक गुण नहीं होता है। सिंपल, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। फिर आ जाओ ऑक्साइड की बात करते हैं। ये जो ऑक्साइड है, यहाँ ये भौतिक गुण नहीं, ये रासायनिक गुण है। ऑक्साइडों के आधार पर यहाँ भौतिक लिखा हुआ है, इसे आप काट के रासायनिक कर लेना, रासायनिक। देखो बच्चों, कभी भी एग्जाम में कभी कोई प्रश्न आता है ना कि इसमें और उसमें अंतर लिखिए, तो कम से कम 4 अंतर लिखने ही होते हैं, कम से कम 4 अंतर लिखने हैं, उससे ज़्यादा लिखोगे चलेगा, कम से कम 4 अंतर लिखना ही लिखना है, ध्यान रखना। तो इधर लिख दिया धातु, उधर लिख दिया अधातु। इसमें क्या होता है देखो, धात्विक ऑक्साइड क्षारक प्रवृत्ति के होते हैं। अब आप कहोगे कि भैया क्षारक क्या होता है, तो चैप्टर नंबर दूसरे में मैंने बढ़ा दिया, क्षारक, क्षारक क्या होता है, अम्ल क्या होता है, लवण क्या होता है, सब कुछ मैं बढ़ा चुका हूँ, आप जानते हैं, ठीक है। तो धात्विक ऑक्साइड जो होते हैं वो क्षारक प्रवृत्ति के होते हैं, धात्विक ऑक्साइड, फॉर एग्जाम्पल Al2O3, ठीक है। और अधातु क्या होता है, अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय प्रवृत्ति का होता है। धातु क्षारीय प्रवृत्ति का ऑक्साइड बनाता है और अधातु अम्लीय प्रवृत्ति का ऑक्साइड बनाता है, फॉर एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड, ये अम्लीय प्रवृत्ति का होता है, धातु में क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। पहला अंतर हो गया, ठीक। चलिए अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इस पर प्रश्न भी एग्जाम में आते हैं, बहुत आता है एग्जाम में,
क्या है, सक्रियता श्रेणी किसे कहते हैं। और ये जो श्रेणी अभी आपके सामने यहाँ पर आएगी, उसे एक तरीके से याद कर लेना लिख लिख के, ठीक है। ये आपको कक्षा 10 में, 11 में, 12 में जिंदगी भर काम देगा। किसी कंपटीशन में एग्जाम बैठोगे तो भी प्रश्न आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सक्रियता श्रेणी क्या होती है, धातुओं को उसके क्रियाशीलता के आधार पर जब हम व्यवस्थित करके लिखते हैं ना, उसे हम सक्रियता श्रेणी कहते हैं। यहाँ लिखा हुआ है, धातुओं को उसकी क्रियाशीलता के आधार पर घटते क्रम में सजाने को सक्रियता श्रेणी कहते हैं। घटते हुए क्रम में लिखना है, पहले सबसे ताकतवर, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, ऐसे व्यवस्थित करके रखना। उसे हम क्या कहते हैं, सक्रियता श्रेणी कहते हैं। धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के आधार पर घटते क्रम में सजाने की को हम क्या कहते हैं, सक्रियता श्रेणी कहते हैं। सबसे अधिक सक्रियता वाला पोटेशियम होता है और सबसे कम आपका सोना होता है। देखो, सबसे अधिक क्रियाशील पोटेशियम है और सबसे कम सोना है। देखो, आप सोना पहनते हो, सोना अगर शुद्ध है तो उसकी चमक हमेशा वैसे की वैसे ही रहेगी, ठीक है। अगर सोने में मिलावट है तो धीरे धीरे काली पड़ने लगेगी, उसमें उसकी चमक धीरे धीरे कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिए, अगर शुद्ध है, शुद्ध सोना है तो उसकी चमक वैसे की वैसे ही रहेगी, ठीक है। सोना किसी भी चीज़ से जल्दी क्रिया नहीं करती है, शुद्ध है इसलिए। अगर अशुद्ध होगी तो वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके काली काली परत बनाने लगती है, उसकी चमक धीरे धीरे कम होने लगती है, पॉलिश खत्म हो जाएगी। तो ये होता है। अब जैसे ये श्रेणी है, आपके आंखों के सामने श्रेणी आ गई। ये है, सबसे पहले होता है पोटेशियम, उसके बाद होता है सोडियम, फिर होता है कैल्शियम, मैग्नीशियम, फिर आपका आता है एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। ये इसका घटता हुआ क्रम है। सबसे टॉप पर है पोटेशियम, सबसे नीचे है बॉटम में गोल्ड, ठीक है। ये सबसे अधिक क्रियाशील है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, ये सब सबसे ज़्यादा क्रियाशील है। बीच में आपका आता है आयरन, लेड, ये बीच में, ठीक है, मध्यम है। और सबसे कम क्रियाशील कौन से, सोना, चांदी, पारा, ठीक है। तो ये सबसे कम क्रियाशील है। तो सक्रियता श्रेणी क्या होती है, ये भी आप आराम से समझ गए होंगे, ठीक है। ये आपके एनसीईआरटी बुक में भी है, आप इसे लिख लेना। नेक्स्ट, धातुओं के रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं, ठीक है। इस पर प्रश्न एग्जाम में बनता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो, जब धातु वायु में क्या होता है, ऑक्सीजन, जब धातु ऑक्सीजन के साथ क्रिया करती है तो क्या बनेगा, एग्जाम में आता है। या फिर कोई एक आपको दे देगा रिएक्शन और बोलेगा कि क्या बनेगा, एग्जाम में प्रश्न आते हैं। तो जब धातुएं ऑक्सीजन के साथ क्रिया करती हैं तो क्या बनाती हैं, धातु ऑक्साइड बनाती हैं। देखो, ये धातु है और ये ऑक्सीजन है, धातु और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाएगी, धातु ऑक्साइड बनाएगी। सिंपल, इसे याद नहीं करना है। धातु ऑक्सीजन के साथ संयोग करके, अभिक्रिया करके क्या बनाती है, धातु ऑक्साइड बनाती है। ये लिख देना है आपको, ठीक है। धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती हैं, ये लिख देना है, ठीक हो गया। उदाहरण मैं आपको दूं, जैसे ये मेरा धातु है मैग्नीशियम, ये मेरा ऑक्सीजन है, ठीक है। धातु जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। नोट, कुछ नोट भी है इंपॉर्टेंट। हम जानते हैं कि धातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है, क्षार की होती है, अभी मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले। और अधातु की क्या होती है, अम्लीय होती है, ये मैं पता है। लेकिन एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड जैसे कुछ धातु ऑक्साइड अम्लीय तथा क्षारीय दोनों प्रकार के होते हैं। ये चीज ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है अलग से, कि जो दो है, एक है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एक है जिंक ऑक्साइड, ये अम्लीय प्रवृत्ति के भी होते हैं और क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं। तो इसे हम उभयधर्मी कहते हैं। क्या कहते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं इनको।
एग्जाम में आता है उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं? तो उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं? ऐसे ऑक्साइड जो अम्लीय और क्षारीय प्रवृत्ति दोनों को दर्शाते हैं, उन्हें हम उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। उदाहरण के तौर पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड। ठीक है, वैसे जो धातु ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं? क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं, ये दिमाग में रखना है। और अधातु क्या होते हैं? अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं, ये दिमाग में रखना है। ठीक, तो ये नोट भी आप दिमाग में रख लीजिए, ये उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं, एग्जाम में आता है। जिस साल मैंने एग्जाम दिया था हाई स्कूल 2008 में, आपको जान के आश्चर्य होगा, आजकल तो जो नंबरिंग है बहुत स्मूथ हो गई है। जो पहले के ज़माने के जो बच्चे होते थे ना, किसी के 70% भी आ जा रहा तो उसको लोग तोप मानते थे, अरे भाई 70% आ गए। आजकल 90% हर एक बच्चे के आ जाते हैं, है ना। 2008 में मैंने हाई स्कूल पास किया है और मेरे विज्ञान में 80 में से 80 नंबर थे, सोच लो आप। ठीक है, 80 में से 80 नंबर थे। प्रैक्टिकल हमारे 20 नंबर के होते थे और 20 में से मेरे 19 नंबर थे प्रैक्टिकल में। फिर 20 में से 20 नंबर नहीं दिए थे क्योंकि प्रैक्टिकल के नंबर टीचर के हाथ में होते हैं। ठीक है, तो तब मेरे 99 मार्क्स थे, सोच लो आप। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड की, जिसके बारे में अभी हमने जान लिया है। तो एक बार दोबारा देख लेते हैं। परिभाषा क्या लिखोगे? ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षारक दोनों से अभिक्रिया करके लवण तथा जल प्रदान करते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। ठीक है, उदाहरण जो पीछे दो लिखा था वो लिख देना, ये तो पूरी की पूरी रिएक्शन हो गई। ठीक है, अगला है आपका जल के साथ अभिक्रिया। जब जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? देखिए, जब धातु, ये धातु है और ये जल है, धातु जब जल के साथ अभिक्रिया करता है या तो धातु ऑक्साइड बनाएगा या फिर हाइड्रो ऑक्साइड बनाएगा, और क्या करेगा? हाइड्रोजन गैस को मुक्त करेगा। ध्यान दीजिए, जब भी धातु पानी के साथ मिलेगा तो हाइड्रोजन गैस को जरूर मुक्त करेगा। ऑब्जेक्टिव में आ जाता है, धातु जल के साथ क्रिया करके कौन सी गैस उत्पन्न करती है, ऐसा लिखा आ सकता है, तो आप बोलोगे हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। ठीक, तो देखो, धातु जल से अभिक्रिया करके संगत धातु हाइड्रोक्साइड बनाएगा या फिर ऑक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। तो दिमाग में रखना, जब भी धातु जल के साथ अभिक्रिया करेगी, धातु ऑक्साइड बनाएगी या हाइड्रोक्साइड बनाएगी और हाइड्रोजन गैस को मुक्त करेगी। ठीक, अगर धातु ऑक्साइड ले लो, उसमें जल फिर से मिला दो तो क्या बन जाएगी? धातु हाइड्रोक्साइड बन जाएगी। देखो, धातु और जल ने अगर दिया आपको धातु ऑक्साइड है और हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगी, फिर आपने वहां से धातु ऑक्साइड लिया और उसमें फिर से पानी मिला दिया तो क्या बनेगा? धातु हाइड्रोक्साइड बनेगा। ठीक, इस चीज को ध्यान में रखना है। लाइट नहीं आई है, गर्मी बहुत लग रही है, बिना पंखे के चल रहा हूँ। अब देखिए, यहाँ इंपॉर्टेंट नोट है, कुछ धातु है जैसे कि आपका आ जाता है मैग्नीशियम, ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनता है, कौन सी धातु ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है? मैग्नीशियम ठंडे पानी के साथ अभिक्रिया नहीं करेगी। अभिक्रिया कब करेगी? जब पानी गर्म होगा तब अभिक्रिया करेगी। अपितु गर्म जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन बनाती है। ठीक है, अगर पानी ठंडा होगा तो अभिक्रिया करेगी ही नहीं। ठीक है, जैसे ये मैग्नीशियम है और ये मेरा पानी है, लेकिन पानी कैसा है? गर्म प्रवृत्ति का है। गर्म नहीं होगा तो भाई रिएक्शन ही नहीं होगा, नो रिएक्शन। अगर पानी गर्म है तो क्या बनाएगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस को मुक्त करेगा, जैसा कि आपको होता है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस मुक्त होना ही है। कुछ धातुएं जैसे एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन, कौन कौन? एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन, यानी कि लोहा, Fe, केवल भाप से अभिक्रिया करती हैं। जल का जो रूप है वो एक भाप भी है, गैसीय अवस्था में, उसी से अभिक्रिया करेगी। अगर लिक्विड फॉर्म में है, जैसे गिलास पानी ले लिया, अभिक्रिया नहीं करेगी उसके साथ। अगर भाप के रूप में है तो उसी के साथ अभिक्रिया करेगी। केवल भाप से अभिक्रिया करती हैं और संगत ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन बनाती हैं। जैसे एल्यूमिनियम में ये पानी है, लेकिन किस अवस्था में?
भाप अवस्था में, गैसीय अवस्था में है, तो क्या बनाएगी, Al2O3 बनाएगी और हाइड्रोजन गैस को मुक्त करेगी। कुछ धातु हैं जैसे कि लेड मतलब शीशा, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड जल के साथ किसी भी दशा में अभिक्रिया नहीं करती हैं। जल की कोई सी भी व्यवस्था ले लीजिए, उसके साथ अभिक्रिया नहीं करेंगी, क्योंकि ये जो है सबसे कम क्रियाशील तत्व है, ये किसी के साथ भी अभिक्रिया नहीं करती है। ठीक है, उनमें कौन आ गया, शीशा, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। सबसे ज़्यादा है गोल्ड, किसी भी फॉर्म में अभिक्रिया ही नहीं करता, और ये जो तत्व है वो जल के साथ तो अभिक्रिया करते ही नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया। अगला आता है अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा, क्या होगा, आइए देखते हैं। सभी धातुएं तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, सबके साथ नहीं करेगी, परंतु जब कोई धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो संगत लवण और हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। क्या बनाता है, उस धातु का संगत लवण बना देगा और हाइड्रोजन गैस को मुक्त कर देगा। तो एग्जाम में प्रश्न आता है ऐसे, अम्ल, ठीक है, जब धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस मुक्त करती है, हाइड्रोजन। ध्यान रखना, क्या बनाती है, उस धातु का संगत लवण बनाएगी। ठीक, उदाहरण, एक धातु है और उसने अम्ल के साथ अभिक्रिया किया तो क्या बनाएगा, लवण और हाइड्रोजन गैस को मुक्त करेगा। उदाहरण और देखते हैं, जैसे ये देखिए, ये मेरा मैग्नीशियम है, धातु है, और ये मेरा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, HCl है ना, अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, MgCl और हाइड्रोजन गैस को मुक्त करेगा। और एक देख लीजिए, जिंक है, मेरा धातु है, ये मेरा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है HCl, इसके साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, ZnCl2 और हाइड्रोजन गैस को मुक्त करेगा। कई बच्चे सोच रहे हैं सर एग्जाम में जब प्रश्न आएगा ना मैं यहाँ से यहाँ तक लिख दूंगा, ये नहीं लिखूंगा। अगर तुमने ये नहीं लिखा नंबर पूरे नहीं मिलेंगे, अगर 2 नंबर का है तो 1 नंबर मिलेगा। एग्जाम में बोले कि उदाहरण दो या ना दो, तुम्हें देना ही है, चाहे उसने बोला हो या ना बोला हो। तुमने अगर नहीं दिया नंबर कटेंगे। ठीक है, तो ये चीज कैसे याद होती है, लिख लिख के याद होती है। ये रिएक्शन आप मुंह से 100 बार बोलोगे तो कल भूल जाओगे, लेकिन 100 बार तुमने कॉपी में लिख दिया, मुंह से 2 बार बोल दिया, याद हो जाएगा, चाह के भी नहीं भूल पाओगे, पेन अपने आप चलता है फिर। ठीक है, तो ये चीज भी ध्यान में रखना है। क्लोरीन के साथ अभिक्रिया होगी तो क्या होगा, देखिए, धातु जब क्लोरीन से अभिक्रिया करती है ना तो संगत धातु क्लोराइड बनाती है, धातु क्लोराइड बनाएगी। देखिए एग्जाम्पल है, ये मेरा धातु है, मैग्नीशियम धातु है, और ये क्लोरीन है। धातु जब क्लोरीन से अभिक्रिया करेगी तो संगत क्लोराइड बनाती है, तो ये क्या हो गया, MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड। धातु क्लोराइड MgCl2 बन गया, मैग्नीशियम क्लोराइड बन गया। ठीक है, ये उदाहरण है सिंपल। जब कोई भी धातु क्लोरीन से अभिक्रिया करेगा तो उसका क्लोराइड बनाएगा। मैग्नीशियम ने क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाया, मैग्नीशियम क्लोराइड बनाया। आगे बढ़ते हैं, जब हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया होगी धातु की तो क्या होगा, आइए देखते हैं। धातुएं सामान्यतः हाइड्रोजन के साथ कोई यौगिक नहीं बनाती, कुछ भी अभिक्रिया नहीं करेगा। ठीक है, कुछ सक्रिय धातुएं जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम हाइड्रोजन के साथ संयोग करके धातु लवण के समान ठोस यौगिक देती हैं, इनको हाइड्राइड कहते हैं। बस ये 3 ही रिएक्ट करेंगी, बाकी कोई नहीं करता, क्योंकि हाईली एक्टिव है ना, ये सबसे क्रियाशील तत्व है, तो ये तो थोड़ी बड़ी कर लेती हैं और करके क्या बनाती है, हाइड्राइड बनाती है। लेकिन इसके अलावा कोई करता ही नहीं है, बाकी इन 3 को छोड़कर कोई यौगिक नहीं बनाता। कौन बनाते हैं, सिर्फ कैल्शियम, पोटेशियम और सोडियम बनाते हैं, और हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, हाइड्राइड बनाते हैं। ध्यान रखिएगा, क्या बनाते हैं, हाइड्राइड बनाते हैं। उदाहरण के तौर पर ये सोडियम है और ये हाइड्रोजन गैस के साथ अभिक्रिया करेगा, सोडियम हाइड्राइड बनाएगा। क्या बनाएगा, सोडियम हाइड्राइड। तो जो भी तत्व होगा उसके नाम के आगे हाइड्राइड जोड़ देना। कैल्शियम कैल्शियम हाइड्राइड बनाएगा, ठीक है, पोटेशियम पोटेशियम हाइड्राइड बनाएगा अभिक्रिया करके। ठीक है,
धातुओं की अन्य धातुओं और लवणों के साथ अभिक्रिया करके कैसा होता है? यदि धातु की क्रियाशीलता लवण विलयन की धातु से अधिक होती है तो यह उसे विस्थापित कर देती है। तो जो भी धातु है इस पर आधारित एक प्रश्न आता है, और इस पर आधारित एक प्रश्न आपने चैप्टर नंबर 1 में भी किया है। याद आ रहा है आपको? नहीं? आपने लोहे की कील जब डाली जाती है कॉपर सल्फेट की विलयन में तो क्या होता है? प्रश्न याद आया? नहीं, आप लोग पढ़ते हो और भूल जाते हो, और फिर आप प्रश्न उत्तर को रट्टा मारने लगते हो। यही तो कमी है हम में, हम रट्टा मारने लगते हैं, हमें चीज़ें समझ ही नहीं है। तो उस कॉन्सेप्ट का यहाँ लिंक आ रहा है। देखिए क्या, धातुएं की तनु धातु लवणों के साथ अभिक्रिया करके कैसा होता है? तो अगर कोई धातु है, धातु की क्रियाशीलता लवण विलयन की धातु से अधिक अगर होती है तो उसे विस्थापित कर देती है। जैसे मैंने आपको एक उदाहरण दिया था, जो लोहा है Fe, हमने उसके कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला था, तो लोहा की जो क्रियाशीलता है वो कॉपर से ज़्यादा है, ताकतवर ज़्यादा है ये। तो ये क्या करता है, ये आता है और कॉपर को हटा देता है, खुद उसके जगह पे आ जाता है, और ये क्या बनाता है, FeSO4 बनाता है, और बेचारा कॉपर अलग हो जाता है। ये दुनिया का नियम है भाई। कोई भी ताकतवर इंसान आएगा, कमज़ोर को उठाएगा उसके जगह से और खुद उसके जगह पे हक जमाता है। तुम्हारे क्लास में भी यही होता होगा ना, तुम रखते हो बस्ता अपना, एक आता है थोड़ा तगड़ा सा, तुम्हारा बैग उठा के फेंक देता है बाहर, बोलता है यहीं तो यहाँ मैं बैठूंगा, तुम जो करना है कर ले। ये फैक्ट है, दुनिया का यही नियम है। कहीं भी जाओ, स्कूल कॉलेज, आसपास के माहौल, तुम्हारे घर के पड़ोसी, सब जगह यही चलता है ना? तो यदि धातु की क्रियाशीलता, ये जो धातु की क्रियाशीलता है लवण विलयन से की धातु से अगर ज्यादा होगा तो वो क्या करता है, उसको उसके जगह से विस्थापित कर देता है और खुद उसके जगह पे आ जाता है। ठीक है, तो ऐसा होता है। ये जो उदाहरण दिया वही उदाहरण है, लोहे के कील है ना, कॉपर सल्फेट का विलयन है, ये मैंने आपको दिया था। अच्छा, यहाँ पे भी मैंने वही उदाहरण लिखा था, FeCO4, देखो यही वाला उदाहरण मैंने ले लिया है ना। चलिए बढ़िया है। फिर देखिए, अगर कॉपर लिया, FeSO4 लिया, फिर क्या होगा, ये जो FeSO4 है, फेरस सल्फेट है, ये जो लवण है और ये जो कॉपर है, यहाँ पर आप जो Fe देख रहे हैं, अब आप सोचोगे कि कॉपर Fe को हटा देगा, नहीं हटा पाएगा। क्यों? क्योंकि कॉपर Fe की तुलना में कम ताकतवर है, कम क्रियाशील है, तो ये इसको उसके जगह से हिला नहीं सकता। तो हिला नहीं सकता, तुम अगर कमज़ोर हो गए, तुम्हारे सामने अगर ताकतवर इंसान आ जाएगा, तुम उसे कुछ कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, तुम लौट के घर आ जाओगे। तो ये इसके साथ कोई रिएक्शन कर ही नहीं पाता, नो रिएक्शन, कोई अभिक्रिया नहीं होगी। इसमें हो जाएगी क्योंकि Fe ताकतवर है कॉपर सल्फेट के विलयन में से, कॉपर से, तो ये कॉपर को हटा के खुद उसकी जगह पे आ जाएगा और कॉपर बेचारा अकेला हो जाएगा। तो ये भी मैंने आपको समझा दिया, बता दिया, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला टॉपिक है धातुओं की अधातुओं के साथ अभिक्रिया। जब कोई धातु किसी अधातु से अभिक्रिया करता है तो क्या होता है? देखिए, धातुओं की अधातुओं के साथ अभिक्रिया शीलता को संयोजकता कोश को पूर्ण करने की प्रकृति के रूप में समझ सकते हैं। इस पर प्रश्न भी आता है। ठीक है, अब चीजें हम आगे बढ़ेंगे भी। देखिए, पहला नियम क्या है, धातु संयोजकता कोश से इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाते हैं। जब कोई इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो वो धनायन बनाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर सोडियम है, Na का परमाणु क्रमांक क्या होता है? 11 होता है। इसका जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हो 2 8 1 होता है। इसके अष्टक पूर्ण हो जाने के बाद इसके बाहर कितने इलेक्ट्रॉन ज़्यादा बचे? 1। तो 1 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो इससे हम क्या लिखते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, यानी कि Na पॉजिटिव। ठीक है, धातु संयोजकता कोश से इलेक्ट्रॉन दे सकता है, त्याग कर रहा है, करके धनायन बनाते हैं। इस ये त्याग कर रहा है तो ये धनायन बना रहा है। कितने का त्याग कर रहा है? 1 का, तो 1 पॉजिटिव, Na पॉजिटिव। ठीक, नेक्स्ट, अधातु संयोजकता कोश में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाते हैं। जैसे ऑक्सीजन की क्या है हमारा, ऑक्सीजन का मैंने उदाहरण दिया था 2 6। इसको अष्टक पूरे करने के लिए, क्योंकि 8 होते हैं ना, सेकंड कोश में 8 होते हैं,
अष्टक पूरे करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 चाहिए। इसको 2 चाहिए, तो इसको 2 चाहिए, यानी कि 2 नेगेटिव होगा, O2 नेगेटिव। अधातु संयोजकता कोश में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आयन बनाते हैं, O2 नेगेटिव। समझ में आई बात? कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर ऐसे यौगिक जो इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान द्वारा बनते हैं उन्हें हम आयनिक यौगिक या वैद्युत संयोजक यौगिक कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से बनते हैं। तूने एक इलेक्ट्रॉन दिया, मैंने इलेक्ट्रॉन एक लिया, ऐसे करके अदला बदली से अगर कोई यौगिक बन रहा है उसे हम क्या कहते हैं? आयनिक यौगिक कहते हैं, या फिर वैद्युत संयोजक यौगिक कहते हैं, जो आप बोलना चाहो। इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से जो बनता है उसे हम आयनिक यौगिक कहते हैं, सिंपल सी भाषा में कहें तो। ठीक है बच्चों, ये भी आ गया होगा। आइए इसे सोडियम क्लोराइड की मदद से समझते हैं। सोडियम क्लोराइड कैसे बनता है? देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आता है। अगर मैं आपको समझाऊं सोडियम क्लोराइड कैसे बनता है, NaCl, ये सूत्र है सोडियम क्लोराइड का। बच्चों को पता होगा, आपको भी पता होगा। अगर सोडियम में देखा जाए, सोडियम का परमाणु क्रमांक क्या होते हैं? 11, पहले कक्ष में 2, दूसरे में 8, बचा 1। क्लोरीन में आ जाओ, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होते हैं, पहले कक्ष में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 7। तो हमें बस बाहर बाहर का चाहिए होता है, तीनों कक्ष नहीं देखना है। तो ये मैंने लिखा सोडियम और यहाँ लिख दिया मैंने क्लोरीन। ठीक, सोडियम के बाहर 1 है, सोडियम के बाहर 1 है, तो मैंने एक डॉट ये दिखा दिया। क्लोरीन के बाहर 7 है, इसको डॉट से दिखा तो इसको डॉट से नहीं दिखा सकते। 7 है ना, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, अब सोडियम क्या करेगा? सोडियम के अष्टक तो पूरे हो चुके, अब सोडियम एक उसको दे देगा, पूरा का पूरा इसको दे देगा, पूरा का पूरा दे देगा, और इसमें एक की क्या हो जाएगी? साझेदारी हो जाएगी। तो ये क्या बना रहे हैं? हमारे आयनिक यौगिक बना रहे हैं। इसने एक इलेक्ट्रॉन पूरा का पूरा क्लोरीन को दे दिया, क्योंकि इसके पास तो अष्टक पूरे हो गए। अष्टक की अगर मैं सिंपल भाषा में समझाऊं बच्चों, तो हर इंसान चाहता है कि मेरे पास अंधा पैसा हो जाए। दुनिया का दस्तूर है, हर कोई चाहता है मैं अमीर बन जाऊं, मेरे पास इतने सारे पैसे आ जाए कि मुझे कुछ काम करना ना पड़े, मैं बस बैठे बैठे खाऊं पीऊं मौज करूं। तो ये लोग भी वही चाहते हैं। इसका अष्टक पूरा हो गया, इसके बाहरी कक्ष पूरे हो गए, काम इसको करने की जरूरत नहीं, इसके बाद एक्स्ट्रा एक और हो गया। तो ये क्या सोचेगा कि मैं इलेक्ट्रॉन दे देता हूँ, क्या ही जा रहा है मेरा। लेकिन ये देखो 7 है, 8 पूरे हो जाता है ना जब, जैसे तुम थोड़ा रिच बन जाओगे तो तुम अंबानी बनना है, अंबानी बन गए तो तुम्हें क्या बनना है? इलॉन मस्क बनना है। तो इंसान की जो लालच है वो कभी खत्म नहीं होती। अष्टक पूरे हो गए, 7 आ गया, अब 7 जब आ गया तो उसके एक और मिल जाता, और तीसरे कक्ष में अष्टक पूरे हो जाएंगे। तो ये चाहता है कि मेरे एक और हो जाए, तो ये क्या करेगा? इसको एक दे देगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनों की आदान प्रदान हुई, तो ये जो यौगिक बना ये क्या बन गया? आयनिक यौगिक। इसे हम क्या कहते हैं? आयनिक यौगिक कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये चीज मैंने आपको आराम से समझा दी थी, ये हिंदी में लिखा हुआ है, इसे आप भूल जाइए। सो देखिए, हम बात कर रहे थे NaCl की, सोडियम क्लोराइड की कैसे बनता है वो हमने बता दिया था। फिर भी मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ। अगर हम सोडियम क्लोराइड की बात करें, है ना, सोडियम क्लोराइड जिसका अणु सूत्र होता है NaCl, ठीक है ना। सोडियम Na का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 11 होता है। अगर इसका हम विन्यास करेंगे तो पहले कक्ष में अधिकतम 2 होते हैं, दूसरे में 8 होते हैं, और तीसरे में फिर कितना बचेगा? 1, 2 और 8 10, टोटल होते हैं 11, तो बचेगा 1। तो इसके अष्टक पूरे हो जाने के बाद एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो Na पॉजिटिव लिखते हैं। वहीं अगर क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 17 होता है। तो पहले कक्ष में 2 होते हैं, दूसरे में 8, फिर तीसरे में क्या होगा? 7। इसके अष्टक पूरे होने में, बाहर देखो 7 है, कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है? 1। तो इसको ऐसे लिखा जाता है, 1 की कमी है तो नेगेटिव, Cl नेगेटिव, और यह Na पॉजिटिव। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये इलेक्ट्रॉनों का क्या करते हैं? आदान प्रदान करते हैं। देखो, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। विपरीत आवेश होने के कारण, सोडियम तथा क्लोराइड आयन
परस्पर आकर्षित होते हैं। जैसे तुम पुरुष हो तो तुम महिला की तरफ आकर्षित होते हो, ये नेचुरल चीजें हैं। तो ये पॉजिटिव वाला किसकी तरफ आकर्षित होगा? नेगेटिव। नेगेटिव वाला किसकी तरफ आकर्षित होगा? पॉजिटिव। तथा मजबूत स्थिर वैद्युत बल में बंध कर क्या बनाते हैं? सोडियम क्लोराइड के रूप में उपस्थित रहते हैं। कैसे बनता है देखिए, आपको मैंने यहाँ लिखवाई दिया, यहाँ पर Na पॉजिटिव, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, और क्लोरीन के पास क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। तो ये जो Na है वो क्या है? सोडियम का धन आयन है, Na पॉजिटिव, और क्लोरीन क्या होता है? क्लोराइड का ऋण आयन है। ये मैंने यहाँ पर आपको सिंपल भाषा में लिखवा दिया था। ये कैसे बनता है देखो, पिछले वाले वीडियो में मैंने समझा भी दिया था एक बार आपको। Na के ऊपर एक आयन ज्यादा है तो वो क्या करेगा? इसके पास एक ज्यादा है, ये पूरा का पूरा एक इलेक्ट्रॉन किसको दे देता है? क्लोरीन। क्लोरीन की बाहरी कक्ष में कितने होते हैं? 7, और इसने एक दे दिया पूरा इसको, तो कितने हो गए? 8। गिन के देखो अब बाहर कितने हो गए? टोटल 8 हो गए। तो ऐसे बनता है। ये चीज मैंने पहले ही बता दी थी। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट, इस पे प्रश्न एग्जाम में आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एग्जाम में प्रश्न आते हैं, आयनिक यौगिकों के गुणधर्म में आधारित प्रश्न लिखिए, एग्जाम में आता है। तो सबसे पहले बात करेंगे भौतिक प्रवृत्ति। भौतिक प्रवृत्ति क्या होती है? जो हम आंखों से देख सकते हैं, है ना, उसे भौतिक प्रवृत्ति में बोलते हैं। भौतिक प्रवृत्ति में क्या आ जाएगा? जो आयनिक यौगिक होते हैं वो सबसे पहली बात ये ठोस होते हैं, कठोर होते हैं और भंगुर होते हैं। अगर इस पे हथौड़े से मारेंगे तो चूर चूर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट, गलनांक एवं क्वथनांक भी क्या होता है? इसके ज्यादा होते हैं, बहुत अधिक होते हैं। कुछ मैंने एग्जाम्पल लिया, जैसे NaCl, सोडियम क्लोराइड का जो गलनांक होता है वो 1074 केल्विन है, और क्वथनांक कितना है? 1686 केल्विन है, तो बहुत ज्यादा है। ठीक है, ऐसे में मैंने बहुत सारे लिख रखे हैं, ये उदाहरण के तौर पर है। जैसे LiCl का होता है गलनांक 887, क्वथनांक कितना होता है? 1600 होता है। एग्जाम में ये आता नहीं है, कहने का मतलब होता है जो हमारे आयनिक यौगिक होते हैं उनके हम गलनांक की बात करें या क्वथनांक की बात करें, आप देख पा रहे हैं कितने ज्यादा हैं, अधिक होते हैं। ठीक, घुलनशीलता की अगर बात की जाए तो जल में तो ये घुलनशील हो जाते हैं, लेकिन अगर हम पेट्रोल में घोल लें, केरोसिन में घोल लें, तो उसमें ये नहीं घुलते। जो भी हमारा आयनिक यौगिक होगा वो पानी में घुल जाएगा, लेकिन पेट्रोल में, डीजल में, केरोसिन में, इनमें ये नहीं घुलते हैं। ठीक, नेक्स्ट अगर हम बात करें विद्युत की चालकता कि अगर हम इसके अंदर बिजली दें तो इलेक्ट्रिसिटी पास होगी या नहीं होगी, उसकी बात करते हैं। आयनिक यौगिक जलीय विलयन और गलित रूप में विद्युत का चालन करते हैं। अगर आयनिक यौगिक जलीय अवस्था में या गलित अवस्था में, द्रव रूप में है, या उसके अगर पूरा पानी पानी जैसा भी नहीं है, अगर गलित अवस्था में भी है तो उसमें विद्युत का चालन होगा। लेकिन अगर ठोस अवस्था में तो विद्युत का चालन नहीं होगा। अगर आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में तो विद्युत का चालन नहीं होगा। धातुओं की प्राप्ति कैसे होती है? देखो, हमारी जो पृथ्वी है बच्चों, पृथ्वी पर ना, जैसे आप देखते हो हमारे आसपास क्या बन रहा है? घर बनते हैं। घर में क्या क्या लग रहा होता है? लोहा लगता है, स्टील लगता है ना, और तार लगते हैं, एल्यूमिनियम। ये सब कहाँ से आता है? ये कहाँ से आता है? ये जमीन से आती है, भू प्रकृति, प्रकृति देती है हमें, भगवान देता है हमें। ठीक है, तो ये कैसे मिलते हैं उसके बारे में हम पढ़ाई करेंगे। कह रहे पृथ्वी की भू प्रकृति धातुओं का मुख्य स्रोत है। समुद्री जल में भी सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड आदि जैसे कुछ विलेय लवण उपस्थित रहते हैं। ठीक है, ये सब आपको कहाँ मिलते हैं? मिट्टी में मिलता है, प्रकृति में मिलता है, कुछ समुद्र में भी मिलता है, इस रूप में रहता है। ब्रॉन्ज, मेटल, स्टील, कॉपर, एल्यूमिनियम, ये सब आपको मिलता है प्रकृति में। अब ये कैसे प्राप्त किए जाते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। और ये 3 रूपों में होते हैं। जिस साल मैंने बोर्ड एग्जाम दिया था 3 नंबर का एक प्रश्न आया था, खनिज किसे कहते हैं, अयस्क किसे कहते हैं, गैंग किसे कहते हैं, लिखिए। 3 नंबर का प्रश्न आया था, तो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है, वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले बात करेंगे खनिज की कि भैया खनिज क्या होता है। पृथ्वी की भूप्रकृति में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या फिर यौगिक को खनिज कहते हैं। देखो, कोई भी चीज
भूमि में हमें मिलेगी उसे हम क्या बोलेंगे? खनिज बोलेंगे। सरल भाषा में अगर कहूँ, पृथ्वी के भूप्रपटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व और यौगिक को हम क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे अयस्क क्या होता है। कुछ स्थानों पर खनिजों में कोई विशेष धातु काफी मात्रा में होती है जिसे निकालना लाभकारी होता है। इन खनिजों को हम अयस्क कहते हैं। ठीक है, देखो होस्ट खनिज जो होता है ना, जैसे ये नहीं कि भाई सोना है, चांदी है, ऐसा कुछ हो सकता है दो तीन चीजें एक साथ मिली हुई हो। ठीक है, दो तीन तत्व एक साथ मिले हुए हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। उन दो तीन तत्वों में से कोई एक चीज आपको बाहर निकालनी है जो बहुत लाभकारी है, उपयोगी है। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? अयस्क कहते हैं। कुछ स्थानों पर खनिजों में कोई विशेष धातु काफी मात्रा में होती है जिसे निकालना लाभकारी होता है। इन खनिजों को हम क्या कहते हैं? अयस्क कहते हैं। समझ में आई बात कि अयस्क क्या होते हैं? गैंग, गैंग का मतलब ये नहीं कि दो चार बंदे आ गए एक साथ इकट्ठे हो गए, दो चार को पीट दे रहे हैं, वो वाला गैंग नहीं। गैंग का मतलब यहाँ है अशुद्धि से। अपने दिमाग में रखना, गैंग बोले तो अशुद्धि। ठीक है, पृथ्वी से निकाले गए अयस्कों में रेत, मिट्टी आदि जैसे अशुद्धियां पाई जाती हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? गैंग कहते हैं। तो मैंने एकदम सरल सरल परिभाषा लिख दी है खनिज की, अयस्क की और गैंग की। एकदम सरल परिभाषा है, समझ गए? आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये आपको हमारे नोट्स पे मिल जाएगा। आपने लक्ष्य बैच ले रखा है ना, तो आपको जाके नोट्स वाले सेक्शन में आपको ये सारी चीज मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। धातुओं की प्राप्ति हम कैसे करते हैं, धातु हम कैसे निकालते हैं, ठीक है, वो हम जानेंगे। तो धातु की प्राप्ति के तीन चरण होते हैं, तीन चरणों में हमें धातु मिलता है। वो चरण कौन कौन से हैं? पहला चरण है अयस्कों का समृद्धिकरण करना है। जो भी हमारे पास अयस्क मिले हैं उसको हम समृद्धिकरण करेंगे। नंबर 2, धातु का निष्कर्षण करेंगे। नंबर 3, धातु का परिष्करण करेंगे। ये तीनों चीज को मैं अभी डिटेल में समझाऊंगा एक एक करके। सबसे पहले क्या करते हैं, जो भी हमारे पास अयस्क है उसका समृद्धिकरण करेंगे, उससे हम धातु निष्कर्षण करेंगे और उसके बाद उसका परिष्करण यानी कि सफाई करेंगे, तब जाके हमें एक धातु मिलता है। चरण नंबर 1, अयस्कों का सांद्रण या समृद्धिकरण। ये क्या होता है? देखिए, देखो अयस्कों में मौजूद अशुद्धियों को गैंग कहते हैं। जब हम अयस्क निकालेंगे तो उसमें धूल रहेगी, मिट्टी रहेगी, कई प्रकार की अशुद्धियां रहेगी। अयस्क में मौजूद अशुद्धियों को हम गैंग कहते हैं, ये हम जानते हैं। अयस्क से गैंग को अलग करने की प्रक्रिया को अयस्क का समृद्धिकरण कहते हैं। सीधी बात है, जो अयस्क में गंदगी है उसे अलग करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? अयस्कों का समृद्धिकरण कहते हैं, सांद्रण कहते हैं। इसके लिए पृथक्करण की कई तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। कि कौन सा इस्तेमाल किया जाता है तकनीक? पृथक्करण की तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। कई सारी तकनीक आ जाएगी, मैं भी बताऊंगा। जैसे एक एग्जांपल देते हैं, हम पानी से साफ कर सकते हैं। जैसे कोई चीज है उसके अंदर धूल जमी पड़ी है, तो हम अगर पानी का प्रेशर मारेंगे तो वो धूल उससे नीचे गिर जाएगी, साफ हो जाएगी। या फिर छान सकते हैं, ऐसे रखा कोई धूल वूल हो ऊपर या रेत वेत होगा, ऐसे ऐसे करके छानेंगे तो नीचे गिर जाएगी सारी रेत। ठीक है, या फिर कोई केमिकल का उपयोग करके कोई रसायन हम छिड़क देते हैं तो उससे वो सारी अशुद्धियाँ दूर हो जाए। ठीक है, या फिर चुंबक के द्वारा, चुंबक लाएंगे, छोटी मोटी जो भी चीजें होंगी अशुद्धि की, छोटी मोटी कील वील वगैरह कुछ भी होगा ना, धातु मातु छोटे छोटे जो हम दिखाई नहीं दे रहे अशुद्धि टाइप है, वो उसके साथ चिपक जाएंगी। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं, अशुद्धियों को बाहर निकाल सकते हैं। ये सारी पृथक्करण विधि में आती है। तो समझ गए अयस्कों का समृद्धिकरण क्या होता है? गैंग को साफ करना अयस्कों का समृद्धिकरण कहलाता है, सिंपल भाषा में। नेक्स्ट, धातु का निष्कर्षण। ये सेकंड विधि है, सेकंड मेथड है। अब हमें क्या करना? धातु का निष्कर्षण करना है। धातुओं की सक्रियता श्रेणी के बारे में आप पढ़ चुके हैं, इससे पहले थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा है धातु की सक्रियता श्रेणी। उस श्रेणी को याद कर लेना, इसीलिए आप आसानी से समझ सकते हैं कि अयस्क से धातु का निष्कर्षण कैसे होता है। ठीक है, निष्कर्षण करने की
दो विधियां हैं, ठीक है। इसमें निस्तापन है, भर्जन है। ये एग्जाम में हर साल आता है। जिस साल मैंने बोर्ड एग्जाम दिया था, एग्जाम में पक्का आया था निस्तापन किसे कहते हैं, भर्जन किसे कहते हैं, इन दोनों में क्या अंतर है, ठीक है। देखो, कुछ धातुएं भूप्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं, जैसे कि सोना, चांदी। ये खुली मिलेंगी तुम्हें, सोना, चांदी, हीरा खुला मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये कम क्रियाशील है, किसी के साथ क्रिया ही नहीं करती, ये अकेली पड़ी रहती है। तुमने देखा होगा जब सोना मिलता है तो खाली सोना ही रहता है, ये नहीं कि सोने के साथ चांदी भी मिक्स रहेगा, ऐसा होता है नहीं। सोना है तो सोना है, हीरा है तो हीरा है, चांदी है तो चांदी मिलता है खुला, ठीक है। क्योंकि ये कम क्रियाशील तत्व है, ये किसी मिट्टी पत्थर के साथ या किसी अन्य धातु के साथ क्रिया नहीं करती, ये स्वतंत्र रहती हैं, ठीक है। कुछ धातुएं अपने यौगिक के रूप में हो मिलती हैं, कुछ धातुएं ऐसे होती हैं जो यौगिक के रूप में मिलती हैं क्योंकि वो क्रिया कर लेती है किसी के साथ। तो जब किसी के साथ क्रिया करोगे, जैसे तुम अभी सिंगल हो, तुम्हारी अगर शादी करा दी जाए तो तुम जोड़े बन जाओगे, है ना। तो कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो क्रिया कर लेते हैं किसी के साथ, क्रिया करने के बाद वो क्या हो जाएंगे, जोड़े बन जाएंगे, यानी कि यौगिक बन जाएंगे। तो कुछ धातुएं अपने यौगिक के रूप में मिलती हैं, फिर उनसे उनको अलग करना पड़ता है, उसकी भी विधि होती है, कैसे बताऊंगा आगे। सक्रियता श्रेणी नीचे आने वाली धातुएं सबसे कम अभिक्रियाशील होती हैं और ये स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं, ठीक है। जो नीचे की धातु होती है सक्रियता श्रेणी में, जो सबसे कम क्रियाशील होती है, सोना, चांदी, है ना, तो ये स्वतंत्र अवस्था में मिलती है और बाकी यौगिक के रूप में मिलते हैं। उदाहरण, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, कॉपर, ये स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं, खुली अवस्था में मिलती हैं। नेक्स्ट, सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर की धातु जो बहुत एक्टिव है, बहुत ज्यादा क्रियाशील है, वो क्या है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। इतनी अधिक क्रियाशील होती हैं कि ये कभी भी स्वतंत्र रूप में नहीं पाई जाती है, अकेली नहीं मिलेगी ये तुम्हें कभी भी, ये हमेशा यौगिक के रूप में मिलेगी। तुम्हें कभी भी पोटेशियम अकेला नहीं मिलेगा, सोडियम अकेला नहीं मिलेगा, ये किसी ना किसी के साथ यौगिक के रूप में मिलेगा, फिर वहां से हमें उसको अलग करना पड़ता है क्योंकि ये हाईली एक्टिव है, बहुत ज्यादा क्रियाशील है। सक्रियता श्रेणी के मध्य की धातुएं जो बीच में हो, ना एकदम ऊपर ना एकदम नीचे, जो बीच की धातु हैं वो क्या है, जिंक है, लोहा है, ठीक है, शीशा है, पीबी। अभिक्रियाशीलता में मध्यम होती हैं। पृथ्वी की भूप्रकृति में ये मुख्यतः ऑक्साइड, सल्फाइड या कार्बोनेट के रूप में पाई जाती है। जो बीच वाली धातु होती है सक्रियता श्रेणी के रूप में, वो हमेशा किस रूप में पाई जाएगी, ऑक्साइड के रूप में मिलेगी आपको, या फिर सल्फाइड के रूप में मिलेगी, या फिर कार्बोनेट के रूप में मिलेगी, इन्हीं रूपों में मिलेगी और फिर इनसे हमें अलग करना पड़ता है, ठीक है। और जो सबसे नीचे की होती है वो हमेशा स्वतंत्र रूप में पाई जाती है, जो ऊपर की होती है वो हमेशा यौगिक के रूप में पाई जाती है, और बीच वाली ऑक्साइड, सल्फाइड या कार्बोनेट के रूप में पाई जाती है। दिमाग में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये हमारी सक्रियता श्रेणी है, ये हमारी सक्रियता श्रेणी है। तो सबसे अधिक क्रियाशील कौन सा है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये अधिक क्रियाशील है। बीच वाली हमारी क्या है, Zn, Fe, Pb, ये है। और कम क्रियाशील हमारी क्या है, कॉपर, Ag, Au। Ag मतलब चांदी, Au मतलब सोना, ये है, ठीक है। देखिए, ये जो K से लेकर Al तक है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये स्वतंत्र रूप में नहीं मिलते हैं, इनको हमें निकालना होता है विद्युत अपघटन द्वारा। इसकी प्राप्ति कैसे की करनी पड़ेगी अलग निकालने के लिए, कौन सा विधि लगाओगे, विद्युत अपघटन। जो बीच वाले होते हैं Zn, Fe, Pb, ठीक है, ये सल्फाइड, ऑक्साइड, कार्बोनेट के रूप में होते हैं और इनका कार्बन द्वारा अपचयन होता है। और जो नीचे वाली हैं ये आपको स्वतंत्र रूप में मिलती हैं, ठीक है। ये चीज हो गई। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कम क्रियाशील धातु का निष्कर्षण कैसे मिलता है। जो कम क्रियाशील धातु है वो हमें कैसे मिलेंगी, तो वो स्वतंत्र रूप में मिलती हैं। इन धातुओं के ऑक्साइड को केवल गर्म करने से ही धातु प्राप्त किया जाता है, जो कम क्रियाशील होती है, ठीक है। उदाहरण के तौर पे जैसे Hg, ठीक है,
HG जो कम क्रियाशील सल्फाइड के रूप में मिलता है, आपको HG अकेला नहीं मिलेगा, HG सल्फाइड के रूप में मिलेगा। देखिए ये क्या है, HGS सल्फाइड के रूप में है। तो हमें क्या करेंगे, इसको गर्म करेंगे। गर्म करने के लिए क्या चाहिए, गर्म करना मतलब जलाना, जलाने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन। HGS, HG हमारा सल्फाइड के रूप में है, इसे मैंने जलाया, जलाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए 3O2, ठीक है, इसे जलाया, ये तीर का ये मैंने त्रिभुज बना दिया, इसका मतलब होता है गर्म करना। तो क्या मिलेगा मुझे, HgO मिलेगा, HG ऑक्साइड मिलेगा और सल्फर डाइऑक्साइड मिलेगा। फिर मैं क्या करूँगा, इस HgO को लूँगा, ठीक है, और इसका अपघटन कर दूंगा, तो मुझे Hg अकेला मिल जाएगा, ऑक्सीजन हवा में गैस बनकर उड़ जाएगी, तो मुझे Hg मिल जाएगा अकेला। तो Hg की प्राप्ति हमें ऐसे होती है। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये रिएक्शन नहीं लिखोगे तो नंबर नहीं मिलेंगे। हो सकता है ये रिएक्शन एग्जाम में आ जाए, खाली स्थान भरने के लिए आता है, ठीक है। अब आपको अगर Cu2S कॉपर सल्फाइड से कॉपर अगर निकालना है तो कैसे निकालोगे, वही तरीका है, कॉपर सल्फाइड है, उसको हमने गर्म कर दिया 3O2, तो जब हम गर्म करेंगे तो कॉपर ऑक्साइड बनेगा, CuO बनेगा, और मेरा सल्फर डाइऑक्साइड अलग हो जाएगा। फिर मैं Cu लूंगा, उस पर मैं क्या करूंगा, Cu2H, फिर से वो चीज़ मिलाऊंगा कॉपर सल्फाइड, तो मेरा कॉपर अलग रह जाएगा और सल्फर डाइऑक्साइड गैस मेरा हवा में उड़ जाएगा, ठीक है। ऐसे होता है कॉपर का निष्कर्षण, कॉपर की प्राप्ति। अब मध्यम क्रियाशील धातु का निष्कर्षण कैसे होता है, ठीक है, मध्यम वाले, यह धातु या तो सल्फाइड या कार्बोनेट आयस्क के रूप में पाई जाती है, जो बीच वाली होती है, मैंने आपको बताया था, या तो ये सल्फाइड के रूप में मिलेगी या कार्बोनेट के रूप में मिलेगी। इनसे आपको निष्कर्षण करना होता है। कैसे होता है देखते हैं। देखिए सबसे पहले अगर जो सल्फाइड के रूप में, उसको देख लो, देखो सल्फाइड में क्या आ गया, भर्जन आ गया, एग्जाम में आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पक्का आएगा, अगर ना आए मेरा नाम बदल देना। भर्जन और निस्तापन एग्जाम में आएगा। जो सल्फाइड अयस्क होते हैं उससे हम धातु किस विधि द्वारा निकालते हैं, भर्जन द्वारा। क्या होता है भर्जन, सल्फाइड अयस्क को, जो भी अयस्क सल्फाइड के रूप में है, वायु की उपस्थिति में, वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर ऑक्साइड में बदल जाता है, इसे हम क्या करते हैं, इसे हम भर्जन कहते हैं। जब सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर ऑक्साइड में बदल जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, भर्जन कहते हैं। देखिए ये मेरा क्या है, जिंक सल्फाइड है, ZnH है, इसे मैं गर्म करूंगा +3O2, तो क्या हो जाएगा, जिंक ऑक्साइड बन जाएगा और सल्फर ऑक्साइड बन जाएगा, ठीक है। अगर धातु आपका कार्बोनेट अयस्क के रूप में है तो क्या करेंगे, निस्तापन लगाएंगे। भर्जन और निस्तापन में मामूली सा अंतर है, ठीक है। कार्बोनेट अयस्क को वायु की सीमित मात्रा में, वहां क्या था, वायु की उपस्थिति में, अगर यहाँ पर वायु ले भी रहे हो तो वायु बहुत सीमित मात्रा में होगी, कम होगी एकदम, या फिर नहीं होगी, या फिर अनुपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर या ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती है, तो उससे हम निस्तापन कहते हैं। तो भर्जन में वायु की उपस्थिति होती है, निस्तापन में वायु की उपस्थिति नहीं होती है, होती भी है तो बहुत ही कम होती है, ये इसका मेन अंतर है। उदाहरण देखते हैं इसका, एग्जाम्पल जरूर देना। ये हमारा क्या है, जिंक कार्बोनेट है, कार्बोनेट है इसके, जिंक मेरा, तो इसको हम क्या करेंगे, वायु की उपस्थिति इसमें नहीं होगी, ठीक है, अधिक तापमान पर क्या कर देंगे, इसको जला देंगे, तो ZnO बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। हमें क्या मिलता है, ऑक्साइड के रूप में मिलता है, जिंक ऑक्साइड है ये आपका क्या होता है, निस्तापन होता है। अब नोट देखिए, एक इंपॉर्टेंट नोट है, भर्जन और निस्तापन विधियों से हमें जो धातु ऑक्साइड प्राप्त हुआ उसका अपचयन कराने पर धातु प्राप्त किया जाता है। हमने जब भर्जन किया, हमने जब निस्तापन किया, हमें धातु नहीं मिला। क्या हमें धातु मिला था, यहाँ देखिए मैंने उदाहरण में दिखा देता हूँ आपको, ये मेरा जिंक कार्बोनेट था, क्या मुझे जिंक मिला यहाँ, नहीं, जिंक ऑक्साइड मिला। तो ये जो जिंक ऑक्साइड मिला, इसका हम आगे जब हम करेंगे तो हमें जिंक मिलेगा,
इससे पहले वाला जो हमारा विधि था, कौन सा विधि था, ये भर्जन, इसमें मुझे क्या, मुझे जिंक मिला नहीं, इसमें भी मुझे ऑक्साइड के रूप में मिला था। तो दोनों विधियों में हमें प्योरली धातु नहीं मिला, हमें उसके ऑक्साइड के रूप में मिले। ठीक है, जब भर्जन हो या निस्तापन हो, दोनों विधियों में हमें धातु प्योर रूप से नहीं मिलता, हमें मिलता है उसके ऑक्साइड के रूप में। भर्जन और निस्तापन विधियों से हमें जो धातु ऑक्साइड प्राप्त हुआ है, जिंक ऑक्साइड प्राप्त हुआ था ना दोनों में, उसका अपचयन कराने पर हमें धातु प्राप्त होता है। ठीक है, अपचयन के लिए कुछ अपचायकों का उपयोग किया जाता है, जैसे कि कार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, ये सब। ये ध्यान रखना, ऐसे एग्जाम में पूछ सकता है कि धातु प्राप्त करने के लिए भर्जन और निस्तापन विधि में किन अपचायकों का प्रयोग किया जाता है, तो आप बोलोगे भैया कार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, इन सब का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं दिखा देता हूँ, एक उदाहरण लिया है मैंने क्या लिया, जिंक ऑक्साइड लिया, जो मुझे भर्जन में भी मिला था, निस्तापन में मिला था। अब मैंने क्या ले लिया, एक अपचायक ले लिया कार्बन, मैंने इसके साथ कार्बन मिला दिया, तो ये कार्बन इस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, और ये जिंक हो जाएगा अकेला, जो कि मुझे चाहिए। ये मेरी धातु है, ये धातु मुझे अकेला मिल गया, जिंक। ठीक है, तो जिंक ऑक्साइड पे जैसे ही मैंने कार्बन की अभिक्रिया कराई, कार्बन एक अपचायक है, तो मुझे क्या मिल गया, जिंक अकेला मिल गया, कार्बन मोनोऑक्साइड मुझे अलग मिल गया। मेन मतलब मुझे जिंक से था, जो कि मुझे मिल गया। अब अधिक क्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण कैसे होता है? ठीक है, देखो, इन धातुओं का जो निष्कर्षण होता है वो विद्युत अपघटन द्वारा होता है। जो बहुत ज्यादा क्रियाशील तत्व होते हैं उनको हम कैसे प्राप्त करते हैं, विद्युत अपघटन द्वारा। ये चित्र बना लेना, ये कैथोड है अपना, ये एनोड है, ये मेरा NaCl का विलेन है। मुझे मेरा जो सोडियम है वो क्या है, एक तत्व है, धातु है, अकेला में है वो नहीं है, अकेला नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा क्रियाशील है, हाईली एक्टिव है, तो हमेशा ये यौगिक के रूप में रहेगा। सोडियम क्लोरीन के साथ यौगिक के रूप में, NaCl के रूप में। तो NaCl से मुझे Na निकालना है, क्योंकि Na धातु है। तो धातु निकालने के लिए हमें इसमें क्या करना होगा, इसमें विद्युत अपघटन करना होगा। जब हम इसका विद्युत अपघटन करेंगे तो हम NaCl से क्या निकाल लेंगे, Na निकाल लेंगे। ठीक है, आपको जो Na मिलेगा, जो सोडियम मिलेगा, वो मिलता है कैथोड पर, और जो आपका क्लोरीन मिलता है वो मिलता है आपका एनोड पर। सिंपल रखा है मैंने एकदम, आराम से हो जाएगा। ठीक है, धातु आपको कहाँ मिलता है, कैथोड पर मिलता है, क्लोरीन आपको कहाँ मिलेगा, एनोड पर मिलेगा, ये मैंने बोल दिया था। चरण 3, धातुओं का परिष्करण यानी कि सफाई कैसे होती है। धातुओं से अपद्रव्य को हटाने के लिए सबसे अधिक उपयोगी विधि विद्युत अपघटनी परिष्करण होता है। ये चित्र आपके एनसीईआरटी में होगी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आता है, ऐसे अलग से आ जाता है। विद्युत अपघटनी परिष्करण से आप क्या समझते हैं, या विद्युत अपघटनी परिष्करण पर टिप्पणी लिखिए। तो ये क्या है, ये सफाई की एक विधि है एक्चुअली। ठीक है, धातुओं से अपद्रव्य, गंदगी को हटाने के लिए सबसे उपयोगी विधि है। देखो, जब विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो अशुद्ध धातु अपघट्य में घुलने लगता है। जब इसके अंदर हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो जो अशुद्ध धातु है वो अपघट्य के साथ क्या होता है, घुलने लगता है। ये अगर आप एनसीईआरटी में पढ़ने जाओगे तो बहुत बड़ा है, इतना लंबा है पैराग्राफ, याद रख पाएंगे आप पैराग्राफ, नहीं रख पाओगे। तो मैं चीजें एकदम आसान कर देता हूँ, सिंपल। आप इतना लिखोगे कोई माइग्रेल आपका नंबर नहीं काट पाएगा, और आपको एक बार में समझ में भी आ जाएगा। बस ये चित्र ध्यान रखना, चित्र आपको अच्छे से प्रैक्टिस होनी चाहिए, बनानी आनी चाहिए। ठीक है, ये मेरा एनोड है, ये मेरा कैथोड है। ठीक है, और इसके अंदर क्या होता है, अम्लीकृत कॉपर सल्फेट का विलेन होता है। ये बाहर से आप जो देख रहे हैं ये हमारा एक टैंक है। ठीक है, और ये जो आप देख रहे हो ना भूरा भूरा, ये जो आप भूरा भूरा देख रहे हो ये क्या होता है, अपद्रव्य होता है, जिसे हम एनोड पंख भी कहते हैं। ठीक है, क्या होता है, जब विद्युत धारा प्रवाहित इसके अंदर हम करेंगे तो अशुद्ध धातु अपघट्य में क्या होगा, घुल जाएगा। उसके बाद क्या होता है, उसी समय जब घुल रहा होगा या घुलेगा, उसी समय अपघट्य से शुद्ध धातु उतनी ही मात्रा में, जितनी मात्रा में घुला है उतनी ही मात्रा में कैथोड पर आ जाता है।
कहाँ जाता है? कैथोड पर आ जाता है, शुद्ध धातु। और जो अविलेय अशुद्धियां होती हैं एनोड तली पर, यहाँ पर एनोड की इस तली में इसी के नीचे आके बैठ जाती है, निक्षेपित हो जाती है, जिसे हम एनोड पंख भी कहते हैं। ठीक है, एनोड अगर देखा जाए तो कॉपर है, Cu पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ता है। ठीक है, इतना लिख दोगे, चित्र बना दोगे, आराम से आ जाएगा। और मैं 100% गारंटी ले सकता हूँ कि आप एक बार पढ़ोगे आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। चित्र बना लेना अच्छे से। ठीक है जी, अब हम बात करेंगे संचारण। संचारण आपने चैप्टर नंबर 1 में भी पढ़ा था और ये चैप्टर नंबर 3 में भी आता है। संचारण बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ईजी है और हर साल एग्जाम में आता है, हर साल आता है। संचारण आप जानते हैं क्या होता है? ये कुछ मैंने आपके सामने चित्र रखे हैं, देख रहे हो? बरसात का सीजन आ रहा है ना, बरसात का सीजन जैसे ही जाएगा आप देखना जितने भी धातु हैं वो इस टाइप की हो जाएंगी, आसपास देख लेना। जब धातुओं को वायुमंडल के संपर्क में रखा जाता है तो वायुमंडल में उपस्थित गैसों तथा नमी की उपस्थिति से धातु धीरे धीरे नष्ट होने लगती है। ठीक है, बरसात में तो ज्यादा होती है क्योंकि नमी बहुत ज्यादा होती है। अगर आप बरसात नहीं भी हो रही, किसी धातु को तुम कमरे में रख दो जहाँ धूप नहीं है, जहाँ नमी होगी, जहाँ अंधेरा होगा, ठीक है, वहां रख दो और कुछ दिन बाद देखो उस पर क्या होता है, उस पर पपड़ी जम जाएगी। ठीक है ना, धीरे धीरे उसके जो मजबूतापन है वो खत्म होने लगेगा। जब हम धातुओं को वायुमंडल के संपर्क में रखते हैं तो वायुमंडल में उपस्थित गैसों और नमी के उपस्थिति से धातु धीरे धीरे नष्ट होने लगती है। इसी को हम क्या कहते हैं? संचारण कहते हैं। संचारण की प्रक्रिया में धातु वायुमंडलीय गैसों से क्रिया करके ऑक्साइड, कार्बोनेट, सल्फाइड यौगिक का निर्माण करते हैं। ठीक है, जिसके कारण धातु का क्षय होने लगता है, धातु खत्म होने लगती है। यही क्या है? आपका संचारण है। बहुत आसान चीज है, हर साल एग्जाम में आता है। ये भी हो गया होगा। संचारण के अगर मैं उदाहरण दूं, चांदी की चमक का कम हो जाना। चांदी जो आप पहनते हो कुछ टाइम बाद वो भूरी भूरी हो जाएगी, काली काली पड़ जाएगी, है ना, तो ये संचारण है। तांबे की छड़ पर हरी परत का बन जाना, ये भी संचारण का उदाहरण है। लोहे पर जंग लगना। अगर मैं संचारण बोलता हूँ ना, बच्चे समझते हैं बस जंग लगना। जंग लगना संचारण नहीं है केवल, बाकी भी बहुत चीजें संचारण है। ये जो मैंने उदाहरण दिया, लेड का अपना संरचना खो देना, ये भी संचारण का उदाहरण है। संचारण से सुरक्षा कैसे प्राप्त कर सकते हैं? देखिए, ये बंदा क्या कर रहा है, इस पे एक पेंट कर रहा है। जो भी धातु की वस्तु है उस पर अगर आप पेंट कर दो तो उस पर परत चढ़ जाती है। वो परत क्या करती है कि जो वायुमंडल की नमी है या गैस है उसके संपर्क में आने से वो परत रोकती है। वो धातु जो है उसके संपर्क में नहीं आती, वो जो हमने पेंट किया, पेंट की जो परत है वो उसके संपर्क में आती है और धातु के संपर्क में आने से रोकती है और धातु फिर हमारा संचारित नहीं होता है। तो संचारण से सुरक्षा का जो पहला उपाय है वो क्या है? धातुओं को संचारण से बचाने के लिए विभिन्न विधियां अपनाई जा सकती हैं। जैसे कि पहला, पेंट करना सबसे बेस्ट है। तेल लगा देना, तेल लगाओगे तो भी। उसके बाद यशदे लेपन। यशदे लेपन क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगा। क्रोमियम लेपन, एनोडीकरण, मिश्र धातु बना देना, ये है। लेकिन सबसे जो आसान है वो है पेंट करना, सबसे बेस्ट है। क्या है बच्चों? पेंट करना। हाँ, ये आता है यशदे लेपन, एग्जाम में आ जाता है, जैसे अंग्रेजी में बोलते हैं गैल्विनेशन। ठीक है, गैल्वाइनाइजेशन क्या होता है? देखो, यह है एक चित्र। यशदे लेपन क्या होता है? लोहे और वह इस्पात को, जो धातु लोहा और इस्पात का बना होता है, जंग से बचाने के लिए उस पर जिंक की परत चढ़ाई जाती है। इसी को हम यशदे लेपन कहते हैं। जो धातु लोहे की होती है, इस्पात की होती है, उस पर जिंक की एक परत चढ़ाना, उसे हम क्या कहते हैं? यशदे लेपन कहते हैं। ठीक है, लोहे और इस्पात की वस्तुओं को जिंक की परत चढ़ाना क्या कहलाता है? यशदे लेपन कहलाता है। सिंपल। अब इसमें एक नोट है, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। यदि जिंक की परत टूट भी जाए तो भी वस्तुएं जंग लगने से सुरक्षित रहती हैं, क्योंकि जस्ता लोहे की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील होता है और आसानी से ऑक्सीकृत हो जाता है।
इसीलिए जब जिंक की परत टूट जाती है तो जिंक प्रतिक्रिया करना और ऑक्सीकरण करना जारी रखता है। इस प्रकार लोहे की वस्तु सुरक्षित रहती है। जब हम यष्टे लेपन करते हैं ना, तो परत टूट जाने के बाद भी बहुत समय तक उसको संचारित होने से बचा लेता है। ये इसकी खूबी है। नेक्स्ट, मिश्र धातु क्या होता है? अगर हम बात करें मिश्र धातु क्या होता है, तो धातुओं का मिश्रण क्या कहलाता है? मिश्र धातु कहलाता है। एग्जाम में आता है, परिभाषा में बता देता हूँ। देखो, यह दो या दो से अधिक धातु, जैसे मैंने लोहा लिया, मैंने तांबा लिया, ठीक है, मैंने कुछ भी ले लिया, 2-3 धातु ले लिया और उसको मिला दिया। दो या दो से अधिक धातु और अधातु का समांगी मिश्रण को हम क्या कहते हैं? मिश्र धातु कहते हैं। क्या कहते हैं? मिश्र धातु कहते हैं। मिश्र धातु बनाकर भी धातु को संचारण से बचाया जा सकता है। ये भी है, ठीक है। अब मैं कुछ मिश्र धातु के उदाहरण देता हूँ। जैसे देखिए, ये कांसा है। देखो, कांसा मैंने देखा होगा, कांसे के बर्तन दिए जाते हैं जब बच्चों के, कोई भी हमारे हिंदू धर्म में क्या होता है, जब बच्चे का अन्नप्राशन होता है तो मामा के घर से या मासी के घर से या खुद के घर से भी कांसे के बर्तन दिए जाते हैं। ये कांसे का जो बर्तन होता है, इसमें कॉपर होता है 70 से 95% और टिन होता है 5 से 20%। वो डिपेंड करता है वो लोग जो बनाने वाला वो कौन सा मिश्रण लगा रहा है। कुल मिला के जो कांसा होता है, जिसे हम ब्रॉन्ज कहते हैं, कॉपर और टिन से मिलकर बना होता है कांसा। तो ये एक मिश्र धातु है। अगर सोने की बात करें, शुद्ध सोना कोई पहन नहीं सकता। अगर तुम शुद्ध सोना पहन के बाहर जाओगे, धूप में वो पिघलने लगेगी। 24 कैरेट शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है, और 24 कैरेट सोना कोई नहीं पहनता। 22 कैरेट, 20 कैरेट, 18 कैरेट, यही सब चलता है। शुद्ध सोना कोई पहने ही नहीं सकता। पहनेगा तो पिघल जाएगा वो, है ना, ऐसे मुड़ जाएगा। तो जैसे 18 कैरेट सोना की बात करें, तो सोना इसमें होगा 18 कैरेट में 75% सोना होता है, 12.5% आपका कॉपर होता है, और 12.5% इसमें सिल्वर मिलाया जाता है, चांदी मिलाई जाती है। तो इसे हम 18 कैरेट सोना कहते हैं। ये जो हमारा आपने देखा होगा, इस पे क्या बनता है, कोई लोग रोटी सेकते हैं, है ना, कोई कुछ करता है। तो इसमें क्या होता है, जो कास्ट आयरन होता है, इस पर लोहा होता है 95%, बाकी क्या होता है, कार्बन होता है। तो ये जो कास्ट आयरन है, लोहा और कार्बन से बनता है। अगर हम पीतल की बात करें, तो पीतल कॉपर और जिंक से मिलकर बनता है। कॉपर 60 से 90% हो सकता है, जिंक 10 से 40% हो सकता है, वो बनाने वाले पर निर्भर करता है। लेकिन कॉपर पीतल बनता है कॉपर और जिंक से। फिर अगर बात करें, ये जो सिल्वर रिंग देख रहे हो आप, तो इसमें क्या होता है, पूरा का पूरा सिल्वर नहीं होता, चांदी होता है 92%, बाकी क्या मिलाते हैं, कॉपर मिलाते हैं इसकी स्टेबिलिटी के लिए, कठोरता के लिए, ठीक है। तो ये मिश्र धातु है। आपकी आंखों के सामने उदाहरण भी मैंने आपको दे दिया। कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो बच्चों, जो सेकंड पार्ट है वो यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, और इसी के साथ ये चैप्टर भी यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। बाकी इस चैप्टर के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसकी वीडियो भी मैं बहुत जल्द ला दूंगा, लेकिन अभी नहीं। अभी आप चैप्टर पढ़िए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के जो क्वेश्चन आंसर वाला PDF है वो आपको लक्ष्य व्यास में मिल जा रहा होगा। अगर वैसे परचेस करना चाहते हैं सिर्फ PDF, तो उसका प्राइस 99 रुपये है, जो कि आपको मेरे व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टैक्ट करने के बाद मिल जाएगा। लेकिन जिन्होंने लक्ष्य बैच ले रखा है उनको तो फ्री में मिल रहा है ना बच्चों। तो प्लीज़ इस वीडियो को हर जगह शेयर करें। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं आपसे नई वीडियो में। जय हिंद। क्लास आज छोटी थी क्योंकि इतना ही है, ज़्यादा नहीं है। कल हम मिलेंगे, हम मैथ के सेकंड पार्ट में मिलेंगे, 5.3 के सेकंड पार्ट के साथ मिलेंगे, ठीक है, जो हम कर रहे थे। बाकी ये चैप्टर यहीं ख़त्म हो जाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पे आएंगे। नेक्स्ट चैप्टर में कौन सा पढ़ाऊँ, क्योंकि अर्धवार्षिक परीक्षा में 1, 2, 3 हमने पढ़ लिया है। अब मैं चाहता हूँ कि कुछ नया पढ़ाया जाए, या तो मैं भौतिक विज्ञान पढ़ा दूंगा या फिर बायोलॉजी पढ़ा दूंगा। जो पढ़ना चाहो मुझे बता देना, वो वीडियो लेके आ जाऊंगा मैं। जय हिंद।